Assalamualaikum. So today we are going to head over to the chapter number 2, acid, bases and salt. अब हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने में, ऑब्वियसली। उनने बोला कि एसिड का हमें टेस्ट तो पता नहीं है, मैं टेस्ट करता हूँ उसको ताकि हमें पता लगे, और भले मैं मर जाऊँ, मेरी डेथ हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बुक्स में नाम आ जाएगा, मुझे एसिड का टेस्ट पता लग जाएगा फिर पूरी दुनिया को। उनने एसिड का ड्रॉप रखा ही था अपने टंग पे, और उनकी डेथ हो गई। और उनने बोर्ड पे लिखा था एस। अब एस से क्या आता है, मतलब एस लिखा, उनकी डेथ हो गई। अब एस से स्वीट भी आता है, एस से सोर भी आता है। अब हमें क्या पता कि वो सोर है या स्वीट है, हमें क्या पता। लेकिन अब जदीद आ गई है टेक्नोलॉजीज, आपको पता है, पीएच मीटर और लिटमस पेपर, इनसे हमें एसिड और बेस का पता चलता है। तो अब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है ना आपको। हमें हम क्या समझेंगे इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, पीएच और पीओएच और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हेड ओवर होता है इंट्रो। अब मैं आपको ना बुक से नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब आखिर में पढ़ाऊंगी, जब लेक्चर मेरा हमारा एंड होगा, मैं वो बुक से भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। लेकिन ये जो बुक है ना, इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बंदे को समझ ही ना आए। मतलब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन इतना नहीं। इसके लिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी पूरी तरह। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि मेरे हैंडमेड्स नोट हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी, और उसी में से मैं आपको समझाऊँगी। फिर आखिर में मैं आपको ये सारी एडिटिंग करवाऊँगी, फिर इसमें से समझाऊँगी। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम हेड ओवर होते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मैंने यहाँ हेडिंग भी दी हुई है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमारे पास एसिड क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एसिड और एक बेस। एसिड क्या होता है, अगर हम लिटमस पेपर, ऐसा होता है लिटमस पेपर, और ये बीकर है हमारे पास, जैसे सपोज ये बीकर है हमारे पास, और ये हमारे पास एसिड है। अगर ये लिटमस पेपर हम एसिड में डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड। इस लिटमस पेपर का बकायदा रंग चेंज हो जाएगा एसिड में जाने से, और हमें इससे क्या पता चलेगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक है। और एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है। ये ई नहीं आएगा, सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है। और यही अगर हम बेस ले लेते हैं, ये मिटा के हम बेस ले लेते हैं। अब हम बेस अगर डालते हैं, लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं, तो लिटमस पेपर का रंग हो जाएगा ब्लू। इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है। और बेस का जो टेस्ट होता है वो मतलब कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। अब हमारे पास एसिड और बेस की भी दो टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल दो इंसान होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो हमारे पास एसिड और बेसिक में भी कुछ यही हाल है। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। बेस में भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। तो ये हम जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उनकी पीएच 1 to 3 तक होती है, और जो वीक एसिड होता है उसकी 4 5 6। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास तो उसकी पीएच या तो 1.1 हो जाएगी, 2.2, 2.6, 3। और वीक एसिड की जो होगी वो 4.5, 4.6 एंड 5.16, ऐसी वीक एसिड की पीएच बताएगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी 11, 12, 13, 14, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच है वो 11, 12, 13, 14 होगी इनके बीच में। और जो वीक बेस है उनकी 8, 9, 10 इनके बीच में, और इन तक ही महदूद रहेगी इनकी पीएच। तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एसिड पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पीएच। पीएच देखें क्या है। हमारे पास पीएच की जो रीडिंग्स होती हैं, पीएच बेसिकली हमारे पास बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे जो पीएच की रीडिंग्स होती है 1 से लेके 14 तक होती है। पीएच जो 1 से लेके अगर 6 तक हो तो वो एसिडिक होगी, और 8 से लेके 14 तक हो तो बेस होगी। और 7 कहाँ गया, 7 ये रहा,
ये रहा 7। 7 न्यूट्रल है। अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 आएगी तो इट्स मीन वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। ओके, तो मैंने ये आपको सारा समझा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पास आ गया ये पेज। अब इसमें क्या कहता है? अच्छा, मैं वो pH मीटर दिखाती हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ओ वेट अ मिनट। ये रहा pH मीटर। अब हमारे पास ये जो है ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इससे हमें पता चलता है कि ये इस सॉल्यूशन की pH क्या है। जैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता ये पिंक पिंक एसिड है या बेस है, पर जो भी हो, ये तो पिक्चर है हमारे पास। या इसकी रीडिंग आ रही है, मतलब 17.6 है हमारे पास। तो ये क्या हो गया? अब आंसर दे। ये हमारे पास न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। मतलब रीडिंग 7.16 दी हुई है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है। ओके। अब मैं आपको क्या बता रही थी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में बता रही थी मैं आपको। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? जब सपोज करें ये हमारा बीकर है, इसका नहीं है, ये हमारा है। अ, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? ऐसा कोई बॉक्स रबी होगी और उसके अंदर होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब बहुत सारे एसिडिक बेसिक सोल्यूशन आते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसकी हमें पीएच पता होती है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसे इसकी 7.7 है इसकी पीएच। तो इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो हमें पास पीएच होती है वो हमें मालूम होती है, और ये बेसिकली पीएच मीटर को चेक करने के लिए होता है। ये हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बीकर में डाल देंगे, और ये जब रीडिंग बताएगा 7, ये 16 डाल देते हैं, ये 7 बताएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये पीएच मीटर सही है। जैसे अननोन कोई सोल्यूशन होता है, हम इसमें डाल देते हैं और ये रीडिंग देगा। तो अगर अब हम अननोन सोल्यूशन है ना, हमें क्या पता उसकी क्या पीएच है। ये पीएच मीटर गलत भी बता सकता है अगर ये खराब हो मशीन या कुछ भी ऐसा मसला हो। तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसलिए आता है। और हाँ, ये जो होता है ना, ये स्टिक लाइक थिंग, ये हमारे पास, जैसे हमारे पास सपोज कर लें, एक और पेज लेती हूँ। हमारे पास 2 बीकर हैं। वन में एसिड है, वन में बेस है, और यहाँ है पीएच मीटर। ऐसा ही था ना कुछ, पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी हाँ, ऐसा था ये। अरे अरे, क्या बना दिया मैंने। क्या है? पीएच मीटर है, यहाँ रीडिंग आ रही है। तो हम इसको अगर एसिड में डिप करेंगे, अगर सपोज हमने इसको एसिड में डिप कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं हम इसको डायरेक्ट बेस में डिप करके इसका बेस की पीएच मालूम करेंगे? मतलब जैसे हमने एसिड में इसको डिप किया है, और ये एसिड की पीएच जो भी आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, सपोज 5 आ रही है, ठीक है। फिर हम इसी को बेस में डिप करते हैं इसी के साथ। तो आपको क्या लगता है, ये सही रहेगा रीडिंग? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो होगा इस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे एसिड के, और यही हम अगर इसमें डालेंगे तो बेस का जो रीडिंग है, जो पीएच है, वो तो सही नहीं बताएगा ये। तो हम इसको ना पहले डिस्टिल वाटर में डालते हैं, ताकि ये क्लीन हो जाए बिल्कुल अच्छे से। हम इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो गया ये डिस्टिल वाटर में डालने से। अब ये जा सकता है बेस में। अब ये करेक्ट रीडिंग बताएगा, जैसे इसने बताई बेस की रीडिंग 11। अब ये करेक्ट बता रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, जो बुक में नहीं था। अब हम दोबारा चलते हैं उसी पेज पे, क्या पढ़ रहे थे हम? हम्म, यहाँ नहीं पढ़ रहे थे हम शायद, ये रहा। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? चेक करने के लिए कि मशीन आया ख़राब है या नहीं। अब अब अगर बुक खोल के देखें, अभी मैं फ़िलहाल बुक नहीं पढ़ा रही, आपको आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाऊँगी। अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई ना, तो फिर नहीं पढ़ा पाऊँगी। मैं अगले लेक्चर में मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी आपको, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।
लेकिन ये जो आर्यहेनियस का है ना, ये बुक में भी है, आप थोड़ा बुक खोल के भी देखें। और मैं यहाँ भी बताती हूँ, जो आर्यहेनियस है ना, वो एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। क्या बताया था? एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट, कि एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। अगर दो सब्सटेंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर they produce H plus ions. Those substances when they dissolve in water they produce H3O positive ions, मतलब हाइड्रोनियम आइंस। ये नोटेड के हम जो है, ये क्या कहते हैं, वन मिनट सॉरी, इसको हम हाइड्रोनियम आइंस पढ़ते हैं, H3O पॉजिटिव। और इसमें क्या कहा जा रहा है, आप थोड़ा पढ़ें इसको कि क्या कहा, कहना क्या चाह रहा है वो। चले, आपने अगर सोच लिया तो फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, या तो वो H प्लस मतलब H पॉजिटिव आयन दें, या तो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयंस दें। ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं, आर्यहेनियस के एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। हम ले लेते हैं 7 ग्रुप के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। तो हम इसको H के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, ये है, ये अकेला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्ड पेयर होता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लोन पेयर होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर पढ़ते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोन पेयर पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको कौन सा समझ आ गया, और मैं आपको ये समझा रही हूँ आगे चल के कि ये क्या कैसे बनाता है आर्यहेनियस कैसे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ है, और वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है इससे, H पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब, ये आर्यहेनियस के एसिड हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H प्लस साइन। हम HCl को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव। और HBr को हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ये हमारे पास ये सारे आर्यहेनियस के एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं हमें। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक सी बात बता रही हूँ, आपके बहुत काम आएगी। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं ना, वो आर्यहेनियस के बेस बनाते हैं, और जो 7th और 6th ग्रुप होते हैं ना, वो आर्यहेनियस के एसिड बनाते हैं। तो ये आप नोट कर लें कहीं, यहाँ भी करना। अच्छा, हम नीचे चलते हैं। अच्छा, ये हमने ना वाटर लिया था, नोट करें, ये हमने वाटर लिया था। अब हमने यहाँ क्या लिया, H2O। अगर हम HF को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम, H3O पॉजिटिव आयन प्लस F नेगेटिव। नाउ HCl को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें H3O प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। और यहाँ H3O, ये सेम इज द केस विद दिस, यहाँ ये 3। और HBr की भी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहीं के कोने में HBr प्लस H2O, क्या मिलता है हमें इससे, इससे हमें मिलता है H3O पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल बताऊंगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है इसी से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि ये एसिड में जैसे यहाँ पे 3 आया है, 4
जैसे ये जितने भी हाइड्रोजन होते हैं तो उसके बेस पे हम उनको क्या कौन से एसिड पढ़ते हैं। अच्छा, जो मोनोप्रोटिक का क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन हो। ये रहा एक हाइड्रोजन आयन, उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे। अब जैसे H2, हमने H2SO4 को वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो उसने क्या दिया, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये हमारे पास जो है ये डाइप्रोटिक है, ओ सॉरी मोनोप्रोटिक है हमारे पास। क्योंकि इसमें क्यों मोनोप्रोटिक है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन है, ये एक हाइड्रोजन आयन है इसमें। और इसी सोल्यूशन को हम दोबारा लेते हैं, इस वाले सोल्यूशन को हम दोबारा लेते हैं और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2। तो ये हमारे पास क्या है, डाइप्रोटिक। अब इस जो H3PO4 है, अगर हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव मतलब -1, तो ये हमारे पास मोनोप्रोटिक है। और अगर इसी सोल्यूशन को मतलब इसी को हम दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H पॉजिटिव प्लस HPO4 -2, मतलब ये हमारे पास डाइप्रोटिक है। और H जो हमारे पास ये वाला है, इसको हम दोबारा रिएक्ट करवाएं तो HPO4 -2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो H पॉजिटिव आयन देगा प्लस PO4 -3, मतलब ये ट्राइप्रोटिक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था 9th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट। और पॉलीप्रोटिक क्या होता है, आप थोड़ा पॉज करें वीडियो को और सोचें कि होता क्या है। अगर कर लिया हो, अगर आपने सही बताया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो पॉलीप्रोटिक हम उसको कहते हैं जिसमें इसके पास मोर देन 3H प्लस आयंस हो, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कितना गन किया है मैंने कॉपी में, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ओह, अब हम आरीहेनियस के बेस पढ़ लेते हैं। आरीहेनियस बेस, ओह सॉरी, ये आरीहेनियस के ही बेस है। अच्छा, बेस जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब एसिड जो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव या H3O, मतलब हाइड्रोनियम आयंस। अब बेस कौन से आयन देंगे वाटर में डिसॉल्व होके, दो सब्सटेंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। उसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। पहले हमें एसिड में हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन मिल रहे थे, या हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी ले लेते जैसे पीछे ली थी। अगर हम लिथियम को, जैसे कि ये जो लिथियम है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और ये भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैंने आपको पहले बताया था नोट डाउन करने के लिए, जो फर्स्ट और सेकंड के होते हैं वो बेस बनाते हैं आरीहेनियस के, और जो सिक्स और सेवन्थ होते हैं वो एसिड बनाते हैं आरीहेनियस के। और अगर अच्छा ठीक है, अगर लिथियम को हम OH के साथ लिथियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें लिथियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब ये हमारे पास बेस है आरीहेनियस के, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस। और ये NaOH को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमें Na प्लस और OH नेगेटिव, यहाँ भी हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिले। तो ये क्या हमारे पास मोनो बेसिक, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ एक OH आयन। पीछे भी हमने पढ़ा था एक मिले तो मोनो, और दो मिले तो डाई, तीन मिले तो ट्राई, और तीन से ज़्यादा मिले तो पोली। तो यहाँ हमें एक ही OH आयन मिला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मोनो बेसिक। अब हम ये वाला ले लेते हैं। ये जो है हमारे पास
ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम आप मेरी बात का एक जवाब दें, क्या ये एक एक साथ OH आयन हमें मिलेंगे या अलग अलग करके? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक स्टेप पर ये हमें जो OH आयन मिलेंगे या अलग अलग स्टेप पे? तो आंसर है एक एक स्टेप पे मिलेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ हमारे पास MgO2 और OH2 वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें 2 OH आयन मिले, ठीक है। फिर यहाँ कंबाइन होके यहाँ मिल गए हमें, तो इसका मतलब है ये डाई बेसिक है, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 2 OH आयन। ओके, ये रे फर्स्ट एलिमेंट, ओ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, ये सेकंड ग्रुप के हैं। इन सारों के साथ OH लग सकता है, ये मतलब लग क्या सकता है, ये सारे RNAs के बेस हैं, ये भी बनाते हैं मतलब। और ये वाला एग्जाम्पल कि अगर हम OH3 लगाएंगे तो ये ट्राई बेसिक है, या इससे ज़्यादा हो 4 हो तो ये पॉली बेसिक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम जो हाइड्रोजन है उसको हम प्रोटॉन क्यों पढ़ते हैं? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको आंसर कर पाए, आपकी बेसिक्स क्लियर हो तो। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो H+ आयन देता है या H2O आयन देता है, और इसको हम मोनोप्रोटिक एसिड पढ़ते हैं। अब यह मेरा जो क्वेश्चन था कि जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन क्यों कहलाता है। अब देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है। अब देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके वैलेंस से, तो क्या बचा, एक प्रोटॉन जीरो न्यूट्रॉन। क्या ही बचा इसके पास, एक प्रोटॉन, एक जीरो इलेक्ट्रॉन और एक जीरो न्यूट्रॉन। तो फिर इसलिए ही ये जो हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन के प्रोटॉन के एक ही बात है, क्योंकि इसलिए हम पीछे जो है उसको प्रोटिक, डाई प्रोटिक, ट्राई प्रोटिक ऐसे पढ़ रहे थे। प्रोटिक क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन कहलाता है। वो आगे चलते हैं। ये हमारे पास सारे जो हैं ये RNAs की एसिड्स बनाते हैं। ये 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये 6 ग्रुप के एलिमेंट हैं। और अच्छा एक बात बताएं, हमारे पास HF है, इसकी जो pH है वो 3.27 है। HCl की जो pH है हमारे पास, उसकी 3.1 है pH। HBr की जो हमारा pH है वो है 1.8। हमारे पास जो HI की pH है वो 0 to 1 है। तो अब बताएं कि सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है एसिड वो कौन सा है। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा वीक जो है वो हमारे पास HF का है, और फिर HCl को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर HBr का स्ट्रॉन्ग, फिर HI का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इस बार इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़े आप, in six group and 7 group of an element down the group their acid strength increase। ये देखें ना, ये क्या है सीरीज इनकी, मैंने यही तो सीरीज लिखी इसकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या स्ट्रॉन्ग नहीं होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। आप खुद सोचें, ये आयोडीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर Br भी स्ट्रॉन्ग है, Cl थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा वीक है। तो ये डाउन द ग्रुप इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है
वो इंक्रीज हो रही है ना, तो यही वो बात लिखी हुई है कि जो डाउन द ग्रुप है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। सेम इज द केस विद दिस वन, 6 ग्रुप, इसकी वीक होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, सारे हमारे पास आ गए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे ज़्यादा वीक होगा। चलें आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक और बात है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू वीक एसिड। जो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो जल्दी से जल्दी वाटर में डिजॉल्व होंगे। ये नीचे भी लिखा हुआ है, इन 6 and 7 ग्रुप देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज डाउन द, जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते रहेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि जितनी एसिड ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। एसिड proportion to solubility. More acidic is proportional to solubility. अब हम आगे चलते हैं। सेम इज द केस विद दिस वन, ये हमारे पास ReNAs के बेस बनाते हैं। इनके भी डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उसकी सबसे ज़्यादा कम होगी। और सेम इज़ द केस विद दिस, इनकी भी यही हाल है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की होगी, सबसे ज़्यादा वीक, और ये इनके बीच के होंगे। और ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप फॉर्म ReNAs बेस एंड डाउन द ग्रुप देयर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, देयर सॉल्युबिलिटी इन डाउन द ग्रुप आल्सो इंक्रीज। ये पहली वाली बात है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो ReNAs के बेस बनाते हैं, और जो 6 और 7 है वो एसिड बनाते हैं। और इनकी जो डाउन द ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जो अगर इंक्रीज होगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इंक्रीज होगी। चल अच्छा, ReNAs की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है आई गेस। ReNAs के कुछ ड्रॉबैक्स, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बेस बनाते हैं, 6 और 7 जो है वो एसिड बनाते हैं। बाकी का क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी रह गया, फोर्थ भी रह गया, फिफ्थ, ये सारे कहाँ गए, ये क्यों नहीं बना रहे एसिड। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये जो दीज एसिड एंड बेस दे डू नॉट कंटेन H+ एंड और, अगर हम इसको डिसॉल्व करें, इसको ये तो नहीं दे रहे ना, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है और ना ही ये H+ और हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। इसका क्या मतलब, ये क्या एसिडिक नहीं है, क्यों नहीं है। इसकी अगर हम इसकी पीएच, हमने पीएच मीटर में इसको रखा और इसको कैलकुलेट किया तो इसकी क्या पीएच आई 11.42, और ये फिफ्थ ग्रुप का है, फिफ्थ ग्रुप का है ये, तो ये क्या बेसिक नहीं है। इसमें ना हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो आ नहीं रहे, फिर भी ये बेसिक है। तो वो ये समझाना, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि वो ये समझा ही नहीं पाए। और ये हमारे पास थर्ड ग्रुप का है, और इसका अगर हम पीएच फाइंड करते हैं तो 4.5 आती है। क्या ये एसिडिक नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें हमें OH आयन, ओ H3O आयन, हाइड्रोनियम वो वाले आयन या H+ आयन वो तो नहीं दिख रहे हमें इसमें। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ReNAs की, कि वो ये समझा ही नहीं पाए कि इनको क्यों नहीं आ रहे हैं इनके, अगर ये एसिड हैं बेसिक हैं तो वे इनके क्यों नहीं आ रहे हुए चाइन हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह वगैरह, क्यों नहीं आ रहे इनके। तो फिर उनका ये ड्रॉबैक था। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो ReNAs का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि उनने न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन की थी। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, when acid and base combine to form salt and water, such a reaction is known as neutralization.
अब हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, अगर हमारे पास एसिड और बेस कंबाइन होके सॉल्ट बनाते हैं और हमें उसके साथ H2O भी देते हैं, तो उसका वो क्या होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ देख लें, एसिड हो मिला, बेस मिला, और उससे क्या मिला हमें, सॉल्ट और H2O। अच्छा, जो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। अब एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, या पॉज करें वीडियो को, मुझे बताएं। अगर आपका जवाब सही है तो इसका सही जवाब है कि जो वो रिएक्शन जो हीट रिलीज करें। रिलीज हीट, तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक है न्यूट्रलाइजेशन, और ये हीट रिलीज करता है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक पेज ले लेते हैं। या हमारे पास है स्टैंड। आपको केमिकल इंस्ट्रूमेंट का पता है? अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। या हमारे पास है स्टैंड। ये हमारे पास है, ओहो गलत बन गया। ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो पता होगा आपको। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और फिर हम आगे वीडियो डालते हैं आपके लिए। और ये हमारे पास है बीकर। ये तो आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें डाला एसिड और बेस का, एसिड एसिड और बेस। इससे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। अच्छा, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना, मैं इसको इंडिकेट कर देती हूँ कि ये एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। जब ये कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ये बहुत ज़्यादा, ये जो बीकर है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये बीकर तो लिया ही नहीं हमने, टेस्ट ट्यूब और इसको, सॉरी फॉर दैट। ये हमारे पास है बीकर और ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है ना, सॉरी अगर मेरी कोई गलती हो गई हो, जो टेस्ट ट्यूब है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम पीछे चलते हैं ज़रा। अच्छा, आपका जो है वो नाइट्रिक एसिड है, HNO3। आगे चलते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ उसमें आपको। चलें, ये न्यूट्रलाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। ये जो HNO3 अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो कि ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, तो फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, H2O मतलब वाटर एंड NaNO3 मतलब सॉल्ट। अच्छा, जो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, ये इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या रिएक्ट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अच्छा, हम हमेशा जो पॉजिटिव है ना वो पहले लिखते हैं। जैसे हमने देखा होगा अक्सर जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, उनको आगे कर दिया जाता है, और जो बुरे मार्क्स लाते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। तो सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन। जो पॉजिटिव है वो पहले आ रहा है, नेगेटिव बाद में आ रहा है। तो इसका रिएक्शन हो गया, हमें वाटर और सॉल्ट मिल रहा है। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। हमें ये यहाँ प्लस से माइनस प्लस माइनस, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वाटर और सॉल्ट। तो हमें ये सारा जो रिएक्शन है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, सॉल्ट की अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, आप बोले हैं सॉल्ट की क्या डेफिनेशन होगी, सॉल्ट की भी डेफिनेशन होती है। ये इसकी क्या डेफिनेशन है, एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप
से कोई अगली दफ़ा पूछ लेना कि सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता देना कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्म आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन। अब मैं बताती हूँ कि हम इसको नेमिंग कैसे देते हैं। जैसे अगर एक ऑक्सीजन हमारे पास अगर एक में से एक ऑक्सीजन हमारे पास हट गया तो वो ओस बन जाएगा, एक ऑक्सीजन हट गया तो वो हाइपोर बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे समझते हैं। जैसे H2SO4, ये जो है ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे कि आप सबको ही पता होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, और हम इसमें एक और ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। और एक ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसमें है, अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास पर लग जाएगा। तो अगर हमने ऐड कर दिया H2SO5 तो पर्क सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चल के देखते थोड़ी और एग्जांपल्स, देखें ज़रा। HNO4, अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अब ये नाइट्रिक एसिड ये अगर हमने ऑक्सीजन हटा दिया तो नाइट्रोज एसिड बन जाएगा, और हमने एक और ऑक्सीजन हटा दिया तो ये हाइपोनाइट्रोज एसिड बन जाएगा, और हमने ऐड कर दिया है तो पर हाँ नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और एक ये भी है कि HClO3 का जो फॉर्मूला है वो क्लोरिक एसिड है। अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्लोरस एसिड बन जाएगा, और ये अगर हम इसमें एक को हटा देंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, और अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो यहाँ पास परक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कि अगर मैंने आपको से बोला था कि मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, उसमें से अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन ये डिटेल समझाने में ही इतना वक्त निकल गया इस वीडियो का। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट करके दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।